है कि नहीं जी? नहीं आ रहा है ना? एक्चुअली में इस चैप्टर में क्या है, क्लासिफिकेशन वगैरह है, मतलब अलग तरह का है ना चैप्टर ये, है ना? टेक्सोनोमी वगैरह है, तो कुछ देखने उखने वाला है नहीं, जिससे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ रहे थे बॉडी पार्ट्स वगैरह, है ना? तो वैसे भी अब ये ज्यादा नहीं है, इसमें कुछ है ना। तो कहाँ तक हो गया था भाई? तो क्लासिफिकेशन का परिभाषा लिखाए थे, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। देखो यहां पर अभी जो बताएंगे ना, ये आपके 3rd चैप्टर में है। 3rd चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। थोड़ा सा दे दिया एनसीईआरटी ने, यहां पर ना दे करके 3rd चैप्टर, वो प्लांट किंगडम है ना, उसी में दे रखा है। तो उसको यहीं पे पढ़ लेंगे तो वहां पे क्या होगा, कम हो जाएगा हमारा, समझे? शुरुआत में दे रखा है प्लांट का क्लासिफिकेशन। तो 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन लिखाए थे, है ना? अच्छा, 4 प्रकार का, प्रैक्टिकल, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। तो पहला देखते हैं, ए था या 1 था? 1 था ना। तो इसमें लिखते हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सबसे पुराना क्लासिफिकेशन था, और जिस समय मतलब इसकी चर्चा चल रही थी तो उसी समय ये निकला हुआ था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें बस प्लांट के लिए रखा गया था, प्लांट का क्लासिफिकेशन। और इसमें प्लांट का जो इकोनॉमिक है ना, मतलब जो प्लांट इकोनॉमिकल होते हैं, मतलब आर्थिक रूप से हमें फायदा दिलाते हैं, उनके आधार पर था। तो इसका जो आधार था, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट, बस यही था और कुछ नहीं था इसमें। तो यह क्लासिफिकेशन क्या लिखेंगे यहां पर, दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, सब में वही आएगा, बेस्ड ऑन, है ना, बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे फाइबर प्लांट है ना, ऑयल प्लांट, ये सब इकोनॉमी होता है ना। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट, फाइबर प्लांट में जैसे आप लोग जानते हैं जूट की खेती होती है इकोनॉमिक के रूप में। जूट का बहुत बड़ा उद्योग था, आप लोग पढ़े होंगे इतिहास वगैरह में, है ना। बंगाल और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पहले इंडिया में था, तो बांग्लादेश और बंगाल में दोनों मिलकर के, मतलब जितना भी मशीन था वह कलकत्ता में था, और खेती जो होता था, खेत जो था वो बांग्लादेश में। तो जब सेपरेशन हुआ इंडिया का, तो मशीन इधर आ गया, खेत उधर चला गया, बंद हो गया। अब वैसे भी जूट का उतना कोई फर्क नहीं है, प्लास्टिक आ गया, बोरा भी प्लास्टिक का मिलता है, जूट का भी मिलता है, बहुत कम मिलता है। जूट हो गया, कपास हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन जानते हो, है ना, कॉटन का कपड़ा हम लोग पहनते हैं, तो कॉटन ये फाइबर। तो कॉटन का भी खेती किस लिए किया जाता है, इकोनॉमी के लिए, कॉटन का फैक्ट्री होता है। उसके बाद ऑयल प्लांट, जैसे कोकोनट से हम लोग ऑयल का निर्माण करते हैं, तो ये भी इकोनॉमिकल हो गया। उसके अलावा आप मस्टर्ड का खेती करते हैं, सरसों अच्छा हो जाता है, देखते हो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, मतलब चावल गेहूं से ज्यादा प्रॉफिट होता है इसमें, इसीलिए इकोनॉमिकल बोलते हैं। बेचते तो हम लोग गेहूं चावल भी हैं, जितना बच जाता है उसको बेच देते हैं गांव में, लेकिन मस्टर्ड वगैरह थोड़ा अच्छा हो गया तो ज्यादा फायदा होता है। मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल मतलब दवाई जिससे बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे प्लांट आते हैं, हजारों लाखों प्लांट आते हैं, जैसे अश्वगंधा, है ना, ओसिमम। ओसिमम किसको बोलते हैं, तुलसी को बोलते हैं। ओसिमम हो गया, अश्वगंधा,
है ना, अश्वगंधा हो गया। उसके अलावा बहुत सारे प्लांट है, ओसिमम हो गया, है ना, गिलोय हो गया, एलोवेरा हो गया, एलोवेरा। तो ये सब प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट। क्या प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन अभी चलता है? अभी चलता है ये क्लासिफिकेशन? नहीं चलता है, कोई काम का नहीं है, इसको मतलब हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, है ना। इसका कोई उपयोग अभी नहीं है। शुरुआत में लोग नहीं जानते थे तो ये बनाया गया था, इसको हटा देते हैं। पहला हो गया। दूसरा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में देखो, मॉर्फोलॉजी पिछले क्लास में बताए थे कि बाहरी या आंतरिक संरचना को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं, है ना। बाहरी संरचना भी हो सकता है, वो आंतरिक, ज्यादातर बाहरी के लिए यूज करते हैं। तो वैसा क्लासिफिकेशन जिसमें कुछ ही मॉर्फोलॉजी लिया गया था, कुछ मॉर्फोलॉजी। जैसे मॉर्फोलॉजी में आपको बताए थे, प्लांट में देखा जाए तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये 4 पार्ट होते हैं जिसमें कंप्लीट मॉर्फोलॉजी हुआ। लेकिन इसमें या तो कभी पत्ती के बेस पर लिया जाता था या कभी फ्लावर के बेस पे लिया जाता था। एक ही बेस होता था, एक या दो बेस्ड होता था। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में, है ना, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को लिया जाता था, उसमें भी कुछ ही लिया जाता था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। एक है लिनियस, साहब ने कार्लस लिनियस बताया था। उन्होंने फूल के अंदर एंड्रोसियम को लिया था। किसको लिया था? एंड्रोसियम, जो फूल का नर जननांग होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसी को लिनियस ने लिया था। तो ज्यादातर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लिनियस ने किया था, लेकिन ये उतना ज्यादा प्रभावी नहीं था, है ना। तो क्लास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का डिफिनेशन क्या होगा? दिस क्लासिफिकेशन was based on मतलब आधार पर होता है ना, बेस्ड ऑन मतलब। दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन 1 या 2 और फ्यू मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। ठीक है, या तो फूल का कोई पार्ट ले लिया जाता था या तना ले लिया जाता। कल बताए थे ना, तना का भी बहुत प्रकार होता है। अब किस प्रकार, एक प्रकार में हजारों प्लांट है, दूसरे प्रकार में हजारों प्लांट है, तीसरे प्रकार में अलग अलग प्लांट है। तो ऐसे करके इसको सजाया जाता था, क्लासिफिकेशन किया जाता था। उसके अलावा जो मेन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, कार्लस लिनियस ने दिया था, है ना। कार्लस लिनियस gave this classification on the basis of एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है भाई? एंड्रोसियम को हिंदी में इसको पुमंग कहा जाता है। पुमंग मतलब ये नर जननांग होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। है ना। फ्लावर आप लोग को पढ़ाएंगे तो फ्लावर जो होता है इस तरह से, है ना। तो फ्लावर में स्टामेन होता है इस तरह से, स्टामेन होता है इस तरह से, है ना। स्टामेन होता है, इसी को, है ना, इसी को एंड्रोसियम कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अगली जो बात थी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो था, इसमें या तो इसमें दोनों, कभी फूल लिया जाता था, कभी लीफ लिया जाता था। पिछले क्लास में आपको बताए थे, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, है ना,
ये वेजिटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। क्या होते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं या प्रॉपर्टी होते हैं, वेजिटेटिव गुण होते हैं। वेजिटेटिव मतलब आप लोग को बताया हुआ है, मतलब शारीरिक होता है, कायिक, काया होता है। वेजिटेटिव मतलब होता है कायिक, मतलब शरीर के आधार पर। जैसे पत्ती पौधे का शरीर में क्या है? पत्ती है, स्टेम है, रूट है, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है। उसके अलावा जो फ्लावर होता है वो हो जाता है रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, इसको फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इस क्लासिफिकेशन में या तो ये ले लिया जाता था या ये ले लिया जाता था, दोनों को एक ही माना जाता था। लेकिन क्या होता है कि ये चेंज हो सकते हैं, चेंजेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? है ना, चेंजेबल होते हैं। चेंजेबल मतलब परिवर्तन हो सकते हैं, इसमें चेंज हो सकता है, ये इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन फ्लावर जो कैरेक्टर होता है नो चेंज होता है इसमें, मतलब ये इन्वायरमेंट से इफेक्ट नहीं होते। अब हो सकता है पत्ती, दो अलग अलग प्लांट है, दोनों का पत्ती अलग अलग हो सकता है, समझ रहे हो? एक ही प्लांट का पत्ती अलग हो सकता है, होता है कि नहीं? आम का पत्ती को ही देखो, कोई पत्ती इतना बड़ा होगा, कोई इतना बड़ा हो जाता है, एक मतलब साइज में नहीं आता है। तो ये चेंजेबल हो सकते हैं। स्टेम, अब स्टेम की बात करें तो सबका, आम ही का मान लो, आम का जितना पौधा देखोगे सबका स्टेम हाइट अलग अलग मिलेगा आपको, मिलता है कि नहीं? एक हाइट का देखते हो, एक ही हाइट का सब चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। कोई ज्यादा हो जाता है, कोई कम हो जाता है। जड़ का भी वही है, जड़ किसी का बहुत अंदर तक होता है या फिर इधर फैला होता है, किसी का अंदर घुस जाता है, किसी का ऐसे फैला होता है। जड़ का फैलना पानी पे डिपेंड करता है। अगर पानी का सोर्स इधर है तो जड़ उधर चल जाएगा, है ना। गांव वगैरह में जैसे मोटर वगैरह, नहीं मोटर नहीं, उसको मोटर गड़ाते हैं ना उसमें, तो उसमें कभी कभी पानी नहीं निकलता है, देखे हो ना, पानी नहीं निकलता है, तो कुंड होता है उसका। पता नहीं कैसे लोग पता करते हैं, मतलब 2020 में तो गांव में ही थे हम लोग, है ना, पूरा मतलब कोरोना था, तो उस समय कोरोना खत्म हुआ था, उसके बाद कम जो हो रहा था, उसी समय अथी मोटर गड़वाया था। तो मोटर जो था, मतलब यहां से 2 खेत आगे चले जाओ, वहां पर मेरा खेत था मान लो, वहां पे एक, यहां पर एक, थोड़ा दूर वही लाइन में 2 मोटर गड़ाया, दोनों में पानी आया। और 2 खुद इधर जब मोटर गड़वाया गया तो वहां पे पानी नहीं निकला। तो एक आया था, मतलब होता है ना भूगर्भ वाला, वैज्ञानिक टाइप का, तो वो बता रहा था कि ये इस रेंज में गया है वाटर, ये सोर्स है वाटर का पृथ्वी के नीचे में, है ना। इस रेंज में देखिए जितना भी है सबका मतलब वाटर जाता है। वो पता नहीं कैसे कैसे पता भी कर लेता था, है ना। एक इतना बड़ा उसके पास लोहा था, उस लोहा से वो पता कर रहा था, तार का लोहा था, है ना, उससे पता कर रहा था, पता नहीं कैसे पता कर भी लेता था, बता देता था, सही में नहीं निकलता था पानी। तो वो जो जमीन वाले होते हैं तो उसको पता रहता है ना, अमीन वगैरह उनको थोड़ा बड़ा मालूम होता है। तो वही चीज है, वही बता रहे थे कि आपको इस क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दिया गया। क्या दे दिया गया? दोनों इक्वल दे दिया गया, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर इफेक्टिव हो जाता है, इसको आप ले नहीं सकते हो, इसको ले नहीं सकते हो। अब जैसे देखो, पत्ता ले लिया आपने, पत्ता ले लिया तो आप लोग जानते हो पतझड़ के समय में सारे पत्ते गिर जाते हैं, समझ रहे बात को? तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन फ्लावर चेंजेबल नहीं होता है। इसमें जो स्टामेन होगा, इसमें जो नर जनन होगा, मादा जनन होगा, जितना भी उस स्पेसीज का पौधा है सब में सेम ही होगा, चेंज नहीं होता है इसमें, ठीक है। मतलब ये ज्यादा इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट से, लेकिन ये बहुत कम होता है, इसलिए इसको ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए। वेटेज किसका है? ज्यादा।
फ्लावर का होना चाहिए। हम लोग देखो चूंकि 11th लेवल पे पढ़ रहे हैं, वैसे कोई अगर इसमें से कोई बॉटनी पढ़ेगा, बॉटनी लेता है ना, बॉटनी बॉटनी पढ़ोगे तो आपको ये सब ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा वहां पे, है ना। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है तो उस समय लगेगा अरे हाँ ये तो सही कह रहे थे। अभी लग रहा होगा कि फ्लावर कैरेक्टर ज्यादा वेटेज दे दिए, है ना। तो अभी बस ध्यान में रखना है इस बात को। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ड्रॉबैक। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्यों दांत निकल रहा है भाई तुम्हारा? ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक क्या था? पहला क्या था, इस क्लासिफिकेशन ने दोनों को क्या किया, दोनों कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया। ड्रॉबैक मतलब समझते हो इसका है ना, कमी। तो दिस क्लासिफिकेशन gave equal weightage to vegetative and sexual character। while मतलब जबकि, while sexual character is more stable than vegetative character। मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब फ्लावर। फ्लावर का दो ही पार्ट होता है, नर जननांग मादा जननांग, और दो और होते हैं, है ना, जिनको सेपल और पेटल कहा जाता है। फूल जब पढ़ेंगे समझ में आएगा, फूल का 4 पार्ट होता है ना, सेपल, पेटल, है ना, जिसको हम लोग कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम 4 पार्ट होते हैं। हिंदी में बोला जाए, है ना, पुमंग, जयांग, है ना, दलपूंज वगैरह यही सब है ना, हिंदी छोड़ो। तो स्टेबल देन वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब यहां पर ज्यादा हिंदी नहीं, यहां पर देखिए ऐसा क्यों होता है, स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट से, जबकि सेक्सुअल कैरेक्टर इफेक्टेड नहीं होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर इजिली इफेक्टेड, जल्दी इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, जबकि सेक्सुअल कैरेक्टर इफेक्टेड नहीं होते। ठीक है, तो यह कुछ ड्रॉबैक था इसका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का। लेकिन चूंकि कार्लस लिनियस वो संस्थापक थे क्लासिफिकेशन का, टेक्सोनोमी का, इसीलिए इनको मतलब एज दिया गया, है ना। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को अब यूज नहीं करते, जो समय दिया था वो यूज होता है, बाकी नहीं होता। अब हो गया हमारा 2 क्लासिफिकेशन, कौन कौन सा हो गया, एक हो गया आर्टिफिशियल और दूसरा हो गया प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को हटा दिया गया, उसका कोई काम नहीं था। इसके बाद आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कुछ दम था, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बना, इसे काम नहीं बना, है ना। तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसको देखो जरा सा, ये वाला लाइन एक बार पढ़ो, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला लाइन समझ में आया कि नहीं सबको, क्या है लाइन में भाई, उसको पढ़ो एक बार।
ये जो पॉइंट लिखा है ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ है? थर्ड चैप्टर में। कहाँ है? थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां से लाइन उठ के आ जाता है क्वेश्चन के रूप में, इधर से ज्यादा आने लगा है, इसलिए इसको लिखाना पड़ा, समझाना पड़ा। तो दोनों कैरेक्टर में कौन ज्यादा है? वेटेज किसका ज्यादा होना चाहिए? फ्लावर का। उसको कौन सा कैरेक्टर बोलते हैं? सेक्सुअल कैरेक्टर या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। ठीक है, तो स्टेबल होता है वही सेक्सुअल कैरेक्टर। कारण क्या है? क्योंकि वेजिटेटिव जो कैरेक्टर होते हैं वो इन्वायरमेंट से जल्दी इफेक्ट हो जाता है। इन्वायरमेंट क्या है? हवा, पानी, टेम्परेचर, यही है ना? क्या है? एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, तो इन सब से लाइट है उससे इफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन है आपसे, अगर किसी प्लांट को उठा करके हम अंधेरे कमरे में रख जाएंगे तो क्या होगा? क्या नहीं होगा? ग्रोथ क्यों नहीं होगा? क्या हो जाएगा? सनलाइट नहीं मिलेगा। तो क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलेंगे? क्या? वो तो हाँ, वो तो आपने सही बताया, ग्रोथ रुकेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? पत्ती पे, फूल पे, किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पत्ती पे इफेक्ट। क्या इफेक्ट पड़ता है पत्ती पे? पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला इसलिए हो जाता है क्योंकि लाइट के कमी के कारण क्लोरोफिल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण हरा से क्या हो जाएगा? पीलापन हो जाएगा। ठीक है, फ्लावर का कलर सेम ही रहेगा। अब गुलाब को घर में अंदर ले आए हो, गुलाब थोड़े ना पीला पड़ने लगेगा, फूल नहीं पीला पड़ेगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है? पत्ती चेंज हो रहा है ना, वेजिटेटिव है ना? फूल चेंज नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल है। तो इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो रहा है ना, प्रूव हो गया ना, इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो रहा है वो। इसीलिए दोनों को इक्वल वेटेज हम नहीं दे सकते, वेटेज आपको देना पड़ेगा रिप्रो, क्योंकि ये जल्दी चेंज नहीं होता है। ये आ गया समझ में आपको? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कितना मॉर्फोलॉजी लेते हैं? एक दो या कुछ ले लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्लांट का ले लेते हैं। ठीक है, कर लो सिलेबस। अब देखो इसमें कमी क्या है, इसमें कमी क्या हो सकता है? ये तो हमने लिखा है भाई, चलो सेक्सुअल और वेजिटेटिव को वेटेज दे दिया, उसके अलावा क्या कमी है? सबसे पहली बात, आपने बाहर से ही खाली देखा। आपने क्या किया? बाहर से देखा, भाई इसका फूल लाल है, इसका भी फूल लाल लाल लाल, जितना भी लाल है सब फूल को एक साथ कर दो, यही है ना? पत्ती एक जैसा है, उसको एक ग्रुप में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब ग्रुपिंग कर रहे हैं। लेकिन आपने अंदर झांक के नहीं देखा, अंदर सेल कैसा है, टिश्यू कैसा है, डीएनए कैसा है, वो सब तो नहीं देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का डीएनए मैच होता है तो हम लोग कहते हैं हम लोग रिलेटिव से। प्लांट का किसी और है ना, प्लांट में ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर ना तो आप सेल को देख रहे हो, ना उसके डीएनए को देख रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन खाली मॉर्फोलॉजी के आधार पर था। इसके बाद जो आएगा ये इससे थोड़ा और अच्छा होगा, खुद आपको समझ में आ जाएगा वहां पर कि क्यों अच्छा है। तो अगला जो है उसका हेडिंग डालते हैं। तीसरा जो है वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे पहली बात, इसका जो आधार था वह था एक्सटर्नल, मतलब मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी था और इंटरनल स्ट्रक्चर भी था। इससे पहले खाली बाहर का रूप देख करके हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे। इसमें क्या होगा? बाहरी और इंटरनल, है ना?
आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बस क्या था, लड़का लड़की देखने जाते हैं ना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, खाली वो बाहरी रूप, दो चार रूप देख लिए, है ना, गोड़ा आ गया पसंद आ गया, है ना, एक ही गुण में पसंद आएगा, उसके बाद है ना आवाज उवाज कैसा, उसे कोई मतलब नहीं है। तो अपना अपना चॉइस होता है। लेकिन नेचुरल में क्या है, इसमें इंटरनल भी जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, डिफिनेशन क्या लिखेंगे, दिस क्लासिफिकेशन was based on क्या क्या, बेस्ड आधार क्या था इसका, सबसे पहले देखो बेस्ड ऑन क्या था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, दूसरा क्या था, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी में क्या क्या था, एनाटॉमी, एनाटॉमी समझते हैं आप लोग। देखो एनाटॉमी मतलब क्या होता है, जब शरीर के अंदर का हम लोग टिश्यू या सेल को दिखाते हैं, वही क्या कहलाता है, एनाटॉमी। आप लोग को पढ़ाएंगे कि प्लांट को जब काटोगे अंदर से, तो उसमें आपको अलग अलग टिश्यू मिलेंगे। सबसे ऊपर में एपिडर्मिस मिलेगा, उसके बाद कॉर्टेक्स मिलेगा, उसके बाद एंडोडर्मिस मिलेगा, पेरीसाइकल मिलेगा। तो प्लांट को भी अलग अलग टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स है इस प्लांट में, इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, जिसमें जिसमें ये है उसको एक साथ कर देते हैं, है ना। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या आएगा, टिश्यू, क्या आएगा, सेल या टिश्यू। अब आप बोलोगे सर ये कैसे मालूम चलेगा, आप सबको काट काट के देखेंगे। हाँ, काट काट कर देख भी चुके हैं, इसीलिए तो एक वो चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम क्या है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या है, नहीं सॉरी, ये शायद है एनाटॉमी ऑफ प्लांट ही है खाली, होगा होगा, हटाया नहीं ना भाई। ये देखो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये क्या आ जाता है ये सब, है ना, ये गड़बड़ कर देगा ये। ये देखो क्या है, टिश्यू सिस्टम। इसका मतलब प्लांट, ये प्लांट का है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना बिल्कुल भी। पीछे वाला देखो, जगा दो, जो सोया है उसको जगा दो। ये फोन चलाता है क्या जी, वो पीछे में फोन नहीं है ना, पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे गुमसुम नहीं रहना है, हंसो बोलो पढ़ो, है ना, खेलो कूदो बाहर में जाके, यही है। स्ट्रेस से पढ़ाई नहीं होता है, खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब साथ में करना चाहिए। यहाँ खेलते थे हो आप लोग, मोबाइल से खेलते हो, मोबाइल चलाने से बढ़िया 10 मिनट जाके घूम आओ, 10 मिनट घूम आओ जाके। लेकिन क्या पता, हम लोग भी तो वही करते हैं ना, मोबाइल मतलब हाथ में ले लेते हैं, बस सोचते हैं अच्छा कहाँ जाएं घूमने। अब घूमने भी जाओ तो गाड़ी से चले जाओ, मतलब पैदल आना जाना। हाँ क्लास आ जाते हैं यहाँ पर, क्लास हम आते हैं एकदम, वो हमेशा करेंगे, वो हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि कुछ चलना भी चाहिए। टिश्यू है, ये पहला टिश्यू कौन सा है, एपिडर्मल, किसका, प्लांट का है, ये बाहर होता। अरे भाई, उसके बाद ग्राउंड सिस्टम, अच्छा रुको दिखा देते हैं आपको, ये देखो ये क्या है, टिश्यू है भाई, ये क्या है, ये है टिश्यू। एक्चुअली में प्लांट को काट लिया गया, प्लांट कैसा होता है, गोलगाल होता है,
ऐसे काट लिया, फिर उसको ऐसे कर दिया, है ना, और थोड़ा सा पार्ट दिखा है, इसको ऐसे करेंगे तो ये गोल हो जाएगा, चारों तरफ वाला पार्ट है ऐसे करके, लेकिन थोड़ा सा काट करके यहां से दिखा दिया गया। ये तना ही है, तना है, किसी का भी काटोगे। अब देखो सबसे बाहर क्या है, ये रूट हेयर क्या है, इसका मतलब किसका है, स्टेम का या रूट का, जड़ का है, जड़ का है। सबसे बाहर क्या है, एपी, देखो ग्रुप ऑफ सेल है ना, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मी, पेरिसाइकिल, प्रोटोजालम, पेज, फ्लोएम, ये रूट हेयर। तो प्लांट के अंदर भी टिश्यू होते हैं, सबका नाम है। और हम अभी आपको बोल रहे हैं ना, काट करके देखेंगे, पहले से कट के रखा हुआ है सभी प्लांट का अलग अलग स्ट्रक्चर। ये रूट का था, ये किसका था, रूट का था। अब देखो ये भी रूट का है ना। यहां पे देखो डाइकॉट, समझो हम समझा रहे हैं उसी चीज को, एनाटॉमी बोले थे ना, उसी चीज को समझा रहे हैं। ये क्या है, डाइकोट किसको बोलते हैं, आगे भले पढ़ेंगे। डाइकोट मतलब द्विबीज पत्री, जैसे चना दो गो होता है ना, उसमें बीज में दो गो होता है, मटर उसको फाड़ोगे दो गो निकलता है, वो हुआ उसको बोलते हैं डाइकोट। जितना भी होता है सब डाइकोट हुआ। मूंगफली में होता है, हाँ मूंगफली में होता है। मोनोकोट एक दाना वाला, हाँ एक दाना वाला, चावल फटता नहीं ना बीच से, है ना। गेहूं भी एक बीज होता है। तो ये वो सब मोनोकोट हो गए, चना डाइकोट हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। अब देखो आप, यहां पर हमने लिखा है डाइकोट रूट, द्विबीज पत्री, और ये क्या है, इसका रूट दोनों का अलग अलग है, दोनों का रूट क्या है, अलग अलग है। देखो यहां पर पिथ है, मेटाजाइलम है, यहां पे देखो 1 2 3 4 जाइलम दिख रहा है, फ्लोएम दिख रहा है। यहां पे कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारा दिख रहा है। मतलब टिश्यू को देख करके आप पता कर लो ये मोनोकॉट है, ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, हो रहा है ना, अलग अलग हो रहा है ना एनाटॉमी के आधार। उसी तरह देखो स्टेम, ये स्टेम है, ये भी। अब देखो ये वाला स्टेम ऐसा है और यहां वाला स्टेम ऐसा है, डाइकोट वाला ऐसा है और मोनोकॉट वाला ऐसा है। टिश्यू को देख रहे हैं हम लोग, उसको अलग कर रहे हैं। उसके बाद देखो पत्ती मोनोकॉट का, अच्छा ये स्टेम ही है, चलो स्टेम है, पत्ती पे आते हैं। अरे भाई क्या हो गया, अच्छा है तो नहीं है, यही तो पत्ती था, हम कहाँ चले गए थे। ये क्या लिखा है, स्टेम लिख दिया इसने, अच्छा यहां पर है, चलो फोटो इधर दिया है थोड़ा सा। देखो ये क्या है, पत्ती है, डाइकोट का पत्ती है, मोनोकॉट का पत्ती है, दोनों पत्ती में अलग दिख रहा है कि नहीं आपको, क्लासिफिकेशन हो गया, समझ रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं वहां पे, एनाटॉमी समझ में आया ना आपको। एनाटॉमी मतलब सेल और टिश्यू को देख करके आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, और भी दिया गया है हम लोग के जन्म से पहले, और लगातार हो भी रहा है ना। उसके बाद एनाटॉमी हो गया, उसके बाद फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटो मतलब होता है प्लांट, केमिस्ट्री मतलब केमिकल। प्लांट में केमिकल के आधार पर भी प्लांट को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें मिल्क निकलता है, लेटेक्स जिसको बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, उसका पत्ती तोड़ोगे। सबसे कनेर देखे हो, कनेर गांव में होता है, पीला पीला फूल चढ़ता है ना, लंबा लंबा सा सूड़ वाला। तो कनेर देखो वो कैसा प्लांट होता है, वो विषैला प्लांट होता है। उसका अगर पत्ता या उसका जो फल होता है उसको खा लेने के बाद जहर के समान होता है,
विषैला होता है। तो उसमें देखो, उसमें लेटेक्स होता है, उसको तोड़ोगे ना पत्ती को, उसमें दूध निकलता है। बरगद, बरगद में भी शायद होता है ना? बरगद में नहीं होता, पीपल में होता है। नहीं, पीपल में नहीं होता है, बरगद में नहीं होता है, होता है शायद, कोई बात नहीं। ये फाइटोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, ये सब जो है आपको इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, मतलब नेचुरल। उसके अलावा एक्सटर्नल इंटरनल समझ गए? आर्टिफिशियल में खाली एक्सटर्नल था, यहां क्या था? एक्सटर्नल और इंटरनल। उससे अच्छा हुआ बाहर से भी देख लिए, अंदर से भी देख लिए, तो हमारा अच्छा हो गया। और तीसरा जो है एफिनिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म। एफिनिटी मतलब क्या होता है? एफिनिटी मतलब, एफिनिटी मतलब होता है लगाव। क्या होता है? लगाव में आपको दो चीजें हो सकती है, या तो आप अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव हो, दोनों हो सकता है, उसको बोला जाता है एफिनिटी। तो एफिनिटी को भी देखा जाता है क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब ये पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बहुत पूछा जाता है। तो दिया था बेंथम एंड हुकर ने। किसने दिया था? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन was given by बेंथम एंड हुकर। तो इससे देखो, इस बेंथम एंड हुकर हम लोग थोड़ा सा, है ना, थर्ड चैप्टर वाला भी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाला तो है ही। अब चूंकि देखो, अब वहां पढ़ाने से फायदा नहीं ना था, क्लासिफिकेशन यहां पढ़ रहे हैं, अब वहां पे दिया हुआ है ना, तोड़ तोड़ के दिया हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं है, दे दिया है तो हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं। नेचुरल क्लास दिखा कि नहीं किसी को? किसी को दिखा कि नहीं भाई? ये हमको तो आप लोग का बुक ही छूने का मन नहीं करता, इतना इसको पतला कर दिया ना, इतना पतला कर दिया, मतलब चैप्टर में भी काट काट के बर्बाद कर दिया। ये देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिख गया, है ना, नेचुरल क्लासिफिकेशन, और यहां पर है बेंथम एंड हुकर। तो हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, बाहर नहीं पढ़ रहे हैं। तो बेंथम एंड हुकर है, ये हो गया नेचुरल क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर ने दिया था, ठीक है। तो तीन चीजें इसमें एफिनिटी को भी शो किया गया। अब जो क्लासिफिकेशन आएगा वो होगा सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल, और उसका यूज भी किया जाता है ना। अच्छा बोलो, बिना कंप्यूटर का संभव है क्या सभी प्लांट को याद रखना? उतना बड़ा बुक भी लिखना संभव नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में आज सभी प्लांट का डाटाबेस है, जितना भी प्लांट है, एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, सबका डाटा स्टोर है। कंप्यूटर का क्योंकि रैम पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो? तो और दूसरी बात है कि पेज जो रहता है वो कम रैम खाता है, वो वीडियो ज्यादा रैम खाता है। जैसे एक पेज होगा आपका कुछ केबी में, वो एक वीडियो अगर बनाओगे तो वह बहुत सारा एमबी में चला जाता है, जीबी में चला जाता है। तो इसको डाटा को रखना भी पॉसिबल है, पेज तो कम खाता है। अब तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर सब है, उसमें आप दुनिया को हटा लोगे, मतलब जीवों को। तो इसीलिए अब जो आएगा वो आएगा फाइलोजेनी। इसको देख लो एक मिनट, मात्र एक मिनट।
तो यहां पर देखो नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, चौथा था ना, तो भाई हिंदी है ना। अब हिंदी तो यही कुछ देशों में बोला जाता है ना। अब अमेरिका वाला थोड़े ना समझ पाएंगे क्या बोला जा रहा है, तो वो थोड़े ना आएंगे। तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, अब देखो ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। इसमें सभी चीज लिया गया है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी और फाइलोजेनी। क्या लिया गया? फाइलोजेनी मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब पूर्वजों का इतिहास। क्या है? पूर्वज समझते हैं ना, जैसे पहले दादा है, उसके बाद पापा है, हम आए, तो इस सीक्वेंस में आपको क्लासिफिकेशन करना है। तो जितना भी क्लासिफिकेशन आपके बुक में दिया गया है वो सारा का सारा क्या है? फाइलोजेनिक। क्या है? फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है ना। है ना। ये क्या आ जाता है समझ में नहीं आता। यहां पे देखो प्लांट, ये देखो प्लांट में ही सब दिया गया है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और क्या है? फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनिक के अनुसार देखो सबसे पहला क्या है? इसका मतलब एल्गी प्लांट है, ठीक है। तो एल्गी सबसे पहले आया था पृथ्वी पर, तो सबसे पुराना प्लांट कौन है? एल्गी है। एल्गी हो गया, उसके बाद सेकंड है ब्रायोफाइटा, सेकंड है ब्रायो, अभी तो रोडेसी है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा। क्या जाएगा? टेरिडो। टेरिडो के बाद जिम्नोस्पर्म। क्या जाएगा? जिम्नोस्पर्म। और लास्ट में कौन है सबसे एडवांस प्लांट जो अभी आया है? एंजियोस्पर्म। क्या आता है? एंजियोस्पर्म। तो ये जो लिखा हुआ है, आखिर आदमी क्यों नहीं सोचता है कि एंजियोस्पर्म बाद में क्यों लिखा गया है, एल्गी पहले क्यों लिखा गया है, ऐसा क्यों लिखा गया है? ये फाइलोजेनी को कंसिडर किया जाता है, मतलब इतिहास को कौन पहले आया, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कैलकुलेट करके ये लिखा गया है। ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है, सीक्वेंस में। तो यहां पर क्या है? फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन क्या होगा? डिफिनेशन, दिस क्लासिफिकेशन based on morphology plus phylogeny। मॉर्फोलॉजी सभी को मालूम है, क्या हो रहा है भाई, ये ले क्यों नहीं रहा है? चलो रहने दो, नहीं ले रहा है। तो मॉर्फोलॉजी प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब, फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का उसका पूर्वज इतिहास। है ना, इतिहास, ठीक है। पहले एल्गी आया था दुनिया में, उसके बाद ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, सबसे बाद में एनजीओ। और उसका डाटा भी लिखा हुआ है, किस युग, समझते ना आप लोग, युग को इंग्लिश में ईरा कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है?
अलग अलग ईरा में आए थे, अलग अलग ईरा में अलग अलग जीव आए थे। जब डायनासोर था तो हम लोग नहीं थे, समझ रहे हो, अलग अलग ईरा है हम लोग का। ये फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी प्लस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर आधारित था। समझ में आ गया फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। पहला जो टैक्सोनॉमी है वो है क्लासिकल टैक्सोनॉमी। अच्छा देखो, टैक्सोनॉमी खत्म हो गया। टैक्सोनॉमी क्या था? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, तीन था ना, याद है। अब टैक्सोनॉमी खत्म हो गया, क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्या है? टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब सारा चीज आ जाएगा। तो दो तरह का टैक्सोनॉमी होता है, एक क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी और दूसरा मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी किसने दिया था? गिवन बाय कार्लस लिनियस। और ये मॉडर्न था, ये सबने मिलके दिया था। इसका कोई साइंटिस्ट मतलब वैसा नहीं है, है ना, मिल करके दिया था मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। ठीक है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में ओनली क्या लिया गया था? मॉर्फोलॉजी लिया गया था। क्या लिया गया था? है ना, ओनली मॉर्फोलॉजी क्या मॉर्फोलॉजी से काम चल जाएगा? क्या नहीं चलेगा, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर सेल का। अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या था? इट इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित था? मॉर्फोलॉजी। बेस्ड मत लिखो, इट इंक्लूडेड, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बाद सेल स्ट्रक्चर, क्या लिया गया था? और आपके एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां लिखा हुआ है। मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस। ये सब थोड़ा डीप नॉलेज वाला है। डेवलपमेंट प्रोसेस, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, उसके आधार पर भी टैक्सोनॉमी है। उसके बाद इकोलॉजिकल डाटा, इकोलॉजिकल डाटा। उसके बाद जेनेटिकल, क्या था? अनुवांशिक। जेनेटिकल को भी रखा गया था, मतलब डीएनए को भी आधार रख दिया। सोचो, समझ रहे हो। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में जीन को भी आधार रखा गया, इकोलॉजी को भी आधार रखा गया, है ना, डेवलपमेंट को भी रखा गया, सेल के स्ट्रक्चर को देखा गया। उसके अलावा फाइलोजेनी, इसमें क्या रखा गया? फाइलोजेनी मॉडर्न का ही है। नेचुरल तक क्या था? नेचुरल तक क्या था? क्लासिकल था। लेकिन ये क्या था? ये फाइलोजेनी, इसमें फाइलोजेनी भी इंक्लूड किया गया। वहां हम लोग इससे पहले क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या पढ़े थे? और टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर प्लस आइडेंटिफिकेशन, तीनों मिक्स है ना, सब पूरा ब्रांच है। तो ये ब्रांच ही है ना। तो इसमें फाइलोजेनी, जेनेटिकल, जेनेटिकल समझ में आ रहा है? जेनेटिकल मतलब क्या तात्पर्य है इसका? डीएनए, जीन, मतलब सोचो जीन को भी देखकर, मतलब इस प्लांट का जेनेटिक्स कैसा है, इस प्लांट का जीन कैसा है, इस प्लांट का जीन के आधार पर भी इसको टैक्सोनॉमी को रखा गया, मतलब कंप्लीट रख दिया गया। क्या रख दिया गया? कंप्लीट रख दिया गया। ठीक है।
ये हो गया फाइलोजेनी, ये हो गया जेनेटिकल। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? मॉडर्न टेक्सोनॉमी में क्या क्या, मतलब क्या क्या चीजों को लिया गया क्लासिफिकेशन करने के लिए। देखो नामकरण के लिए तो एक नहीं, आइडेंटिफिकेशन तो छोटा चीज हो गया टेक्सोनॉमी में। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में तो रूल है ही, लिनियस वाला फॉलो कर रहे हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर रूल जो पढ़ाए थे। मेन चीज क्या है प्रॉब्लम? क्लासिफिकेशन। वर्गीकृत कैसे करोगे? नाम तो रख दिया, वर्गीकरण कैसे करोगे? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए मान लो, मतलब हमको नहीं मालूम है कौन कौन से बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और हम वर्गीकरण हमको करना है। जैसे वर्गीकरण करना है, ये 11th का स्टूडेंट है, वो उतना 12 का है, ये है टारगेट का स्टूडेंट, इस तरह से क्लासिफिकेशन हम करेंगे ना। नाम तो सबका है, मेन प्रॉब्लम किसमें है? क्लासिफिकेशन का। किसका है? तो टैक्सोनॉमी में मेन चीज क्या है? क्लासिफिकेशन। तो मेनली तो यही सब, मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन के लिए था कि नहीं? मेन तो क्लासिफिकेशन है। उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर भी जरूरी था। अब जानते हो सेल का स्ट्रक्चर कैसे? अब जैसे एनिमल और प्लांट को अलग करना है, तो जानते हैं हम एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट में सेल वॉल। एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एनिमल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आता है, प्लांट में कम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये सेल का आधार था कि नहीं क्लासिफिकेशन करने? भाई ये प्लांट है, ये एनिमल है। मॉर्फोलॉजी से तो हम लोग जान ही रहे हैं कि प्लांट चल नहीं सकता है, एनिमल चल सकता है। एनिमल और प्लांट सब कोई बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हो? एक बच्चा से भी पूछेंगे, बोलेंगे कि ये एनिमल है कि प्लांट, वो बता देगा। वो किस आधार पे बताएगा? बताएगा। मान लो चौथा क्लास का बच्चा है, कौन सा क्लास का है? चौथा क्लास का बच्चा है, उसको पूछेंगे ये प्लांट है कि एनिमल, वो पक्का बता देगा। वो जानवर है, वो पौधा है, बता देगा। तो वो कौन से आधार पे बताएगा? देख कर बता रहा है ना, ये प्लांट है, पत्ती होता है, आदमी में, बैल में पत्ती नहीं होता है। लेकिन अभी आप लोग 11th पास, 11th मतलब अभी नहीं हुआ है, सेल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेल के आधार पे आप बता सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे सर एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्लांट में होता है। आप किसके आधार पे बता रहे हो? मतलब आपको इसका भी नॉलेज है और है कि नहीं? ये ज्यादा नॉलेज हुआ कि नहीं उस बच्चे से? ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म, उसको भी लिया गया। समझ रहे हो? डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब होता है आपसे, आपके जन्म से लेकर के आपके मृत्यु तक आपके शरीर में जो जो चेंजेज हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। इसको भी लिया गया। उसके बाद इकोलॉजिकल डाटा। इकोलॉजिकल डाटा मतलब नहीं समझे होगे। इकोलॉजिकल डाटा मतलब होता है कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल कहां पाया जाता है। जैसे जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, तो ये आप बता पा रहे हो कि कंगारू वहीं होते हैं, तो उसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया। अब हम लोग वहां के आदमी को भी, जैसे क्रिकेटर आते हैं ना, कंगारुओं ने रोका जीत का रथ भारत का, ऐसे होता ना हेडिंग, कंगारू बोल देते। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वहां पे पाया जाता है कंगारू। समझ रहे हो? तो ये इकोलॉजिकल डाटा हो गया। जेनेटिकल, जेनेटिकल मतलब बताए थे जीन। जेनेटिकल मतलब जीन या डीएनए का आधार भी ले लिया गया, है ना। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं? मटर के पौधे में 7 क्रोमोजोम होते हैं, चावल में 20 क्रोमोजोम होते हैं, सब में अलग अलग क्रोमोजोम है। तो चावल है ना, तो आप पता कर सकते हो क्रोमोजोम को भी देखकर। आपको खाली ज्ञात होना चाहिए कि भाई मटर में 14 क्रोमोजोम होते हैं, 7 पेयर होते हैं। तो आपको क्रोमोजोम रखा रहेगा पूरा प्लेट में, जो 14 होगा तो आप क्या बोल दोगे? वो मटर का पौधा था, मटर का पौधा था।
तो यहां पर आप क्रोमोसोम के आधार पे बता रहे हो। फाइलोजेनी तो समझ में ही आ रहा है आपको, है ना, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर तो इस तरह से था। समझ में आ गया? अदर टाइप ऑफ टेक्सोनोमी, ये अदर टाइप वो हैं जो कि टेक्सोनोमी को और ज्यादा इजी बनाते हैं। अब जैसे कंप्यूटर न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, उसमें कंप्यूटर यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मतलब डाटा को मतलब स्टोर रख देना अच्छा बात है ना। अब हमको भुला गए, मटर में 14 क्रोमोसोम होता है, भूल गए, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं भूलेगा। आप गूगल पे सर्च करोगे तो क्रोमोसोम कितने होते हैं तो वो बता देगा आपको 14 होते हैं, लेकिन आप भूल गए थे ना। तो वहां पे स्टोर है कि नहीं, है ना। या फिर आप किताब पढ़ने जाओगे, कहां खोजोगे किताब? कौन सा बुक में, कौन सा चैप्टर में मटर का क्रोमोसोम था, भुला गए। तो कंप्यूटर या जो भी है, कंप्यूटर बेस्ड जो है वो इजी करता है टेक्सोनोमी को। उसमें लिखा हुआ है ना, बुक में जैसे लिखा रहता है। बुक क्या है? एक तरह का कंप्यूटर है, उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िए। लेकिन पढ़ने में आपको पता चलेगा, मान लो इस बुक में हमको लिखा हुआ है, मान लो पी का, मटर का वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब खोज पाएंगे क्या इतना मोटा बुक में? खोज पाओगे? पलट रहे हो, कहां होगा मटर? वही कंप्यूटर में मटर का वैज्ञानिक नाम लिख दिया, तुरंत आ गया, ये पैदा हो गया। तो इजी बना दिया कि नहीं टेक्सोनोमी को? इजी बना दिया। तो अदर टाइप ऑफ टेक्सोनोमी, जिसमें देखो बहुत सारे आते हैं, अल्फा टेक्सोनोमी, बीटा टेक्सोनोमी, गामा उमा भी होते हैं, उतना नहीं याद रखना है। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, है ना, साइटो टेक्सोनोमी, कीमो टेक्सोनोमी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से, सब एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर में है। अल्फा टेक्सोनोमी, अल्फा टेक्सोनोमी क्या होता है? जिसमें, है ना, इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? इंक्लूड्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? बाहरी संरचना। इस टेक्सोनोमी में क्या इंक्लूड किया गया? अब आप बोलोगे सर क्लासिफिकेशन में भी वही चीज पढ़ाए थे, दोनों मिलता जुलता कैसे है? कैसे मिल रहा है? अरे भाई टेक्सोनोमी में ही तो क्लासिफिकेशन था, बात को समझ रहे हो? मिलेगा नहीं, वही बात है। इस टेक्सोनोमी में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी शामिल किया गया, और इसमें दोनों इंक्लूड्स, अच्छा चलो मिट गया, इंक्लूड्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी प्लस इंटरनल मॉर्फोलॉजी। क्लियर? अब न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी ये है एनसीईआरटी में, ये भले नहीं है, ये है। न्यूमेरिकल मतलब कहां से होगा बताओ? कंप्यूटर। किसे होगा? लालू यादव ये ना बोलते थे कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं बोलते थे, कंप्यूटर। अच्छा, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी ये किसके आधार पर होगा? है ना, कंप्यूटर डाटा।
कंप्यूटर डाटा, ये समझा दिए कंप्यूटर वाला। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो मतलब क्या होता है? सेल। अच्छा यहाँ पे न्यूमेरिकल याद है ना, न्यूमेरिकल मतलब समझ लो वही कंप्यूटर, उसी में ना होता है न्यूमेरिकल नंबर। साइटोटैक्सोनॉमी, इसमें सेल का स्ट्रक्चर जैसे क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम शेप, उसके आधार पर टैक्सोनॉमी है ना। तो इसमें क्या होगा? इट इज बेस्ड ऑन, या इट इंक्लूड एक ही बात है, सेल लाइक क्रोमोसोम नंबर, है ना, नंबर, क्रोमोसोम शेप, etc। ठीक है। कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो मतलब क्या होता है? केमिकल। इसमें क्या है? प्लांट का जो भी केमिकल होता है उसको इंक्लूड किया गया है। तीन नहीं ना बना फिर, तो इन इंक्लूड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्या है? VVI हैं। क्लियर हो गया? एंड रिसर्च, स्टडी एंड रिसर्च इन टैक्सोनॉमी है ना। इधर देखो, आवाज नहीं। देखो एक चीज देख लो, ये हटा दिया गया एनसीईआरटी से, इसलिए वो पढ़ाएंगे इसको नहीं। देखो इसमें क्या है? टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या है? एड्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये देखो, इसमें क्या होते हैं? प्लांट और एनिमल का स्पेसिमेन, मतलब क्या होता है? नमूना। क्या होता है? मतलब कहीं से उठा के कोई प्लांट ले आए, ये नमूना होते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्टडी एंड रिसर्च इन टैक्सोनॉमी।
ठीक है, इसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी एड्स। जैसे हर्बेरियम, इसमें क्या किया जाता है, प्लांट को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, प्लांट के नमूना को रखा जाता है। हटा दिया गया, अब आएगा भी नहीं। बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन सभी लोग जानते हो, इसमें तरह तरह जगह से प्लांट को लाके लगाया जाता है, मतलब नमूना ही है ना। आप क्या कर रहे हो, हर जगह से उठा करके एक एरिया में प्लांट को लगा रहे हो, अलग अलग प्लांट, उसमें नाम भी लिखा रहता है प्लांट का। बोटेनिकल गए हो कभी, क्या बोटेनिकल गार्डन कभी गए हो, है ना, कलकत्ता में है, दिल्ली में, हर जगह है बोटेनिकल गार्डन। वहां पर पौधे का नाम लिखा हुआ रहता है प्लेट में, फलना पौधा, चिलना पौधा, है ना। तो बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट होते हैं, क्या कैसे होते हैं, और हर्बेरियम में क्या होते हैं, डेड, क्या होते हैं, डेड प्लांट। जू जानते हो सभी लोग, जू मतलब चिड़िया खाना, मतलब क्या रहता है उसमें, चिड़िया नहीं रहता है भाई, उसमें सारे एनिमल को उठा के, बाघ, हिरन, जेबड़ा, चीता, हाथी, घोड़ा, राइनोसेरस, सभी को रखा जाता है। लायन, टाइगर, मेरा बात सुनो, सब नमूना है कि नहीं, घर तो नहीं है उनका, उनको लाके रखा गया है। उससे फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, स्टडी एंड रिसर्च इन टैक्सोनॉमी, इसीलिए इनको टैक्सोनॉमिकल एड्स कहा जाता है। कीज अलग चीज है। म्यूजियम नाम जानते हो, म्यूजियम जानते हो, इसमें भी नमूना रखा जाता है। फ्लोरा अलग चीज है, मैनुअल अलग चीज है, कैटालॉग अलग चीज है। ये हटा दिया गया एनसीईआरटी, इसीलिए अब नहीं आने वाला है, लेकिन हो सकता है कभी पूछ दे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, 3 क्लास का या 2 क्लास का, 2 क्लास या 2.5 क्लास में ये कंप्लीट होता है। तो ये हो गया हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। तो इसको पढ़ाना, ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया, है ना। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें, है ना, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, यही है ना। सेकेंड चैप्टर है लिविंग वर्ड के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लियर। तो कल से वो स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास यहीं तक है।